हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सारे अच्छे होंगे, ठीक होंगे। माय नेम इज़ एक्सपर्ट का एंड ब्रिंगिंग यू अनदर पार्ट ऑफ अवर स्टार्टेड सीरीज़ ऑफ एफएसई पार्ट 1 मैथ्स। ठीक है, ये जो सीरीज़ का आगाज़ हमने किया है आप लोगों के लिए ही किया था। इस पूरी प्लेलिस्ट का आगाज़ क्या आप लोगों का एंट्री टेस्ट जो आ रहा है, वेदर इट्स नस्ट एंट्री टेस्ट, वेदर इट्स फास्ट एंट्री टेस्ट, किसी भी यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट जहाँ पे आप लोग एडवांस लेवल की मैथमेटिक्स एंट्री टेस्ट में सवाल पूछे जाते हैं, तो आप लोगों के काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं। बिकॉज ऑफ योर कॉन्सेप्ट्स आर वीक, यू आर नॉट एबल टू अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस। ठीक है, तो उसके लिए मैंने ये इनिशिएटिव लिया था कि मैं पूरे मंथ के अंदर कोशिश पूरी करूंगा कि मैं दोनों पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को कवर करवाऊं। और उसके साथ साथ मेरी कोशिश ये थी कि मैं आप लोगों के लिए हर एक एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट जब आप लोगों को दे रहा हूँ वीडियोस के अंदर, तो उसके बाद आप लोगों को उसके क्विज़ेस भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो क्विज़ेस हैं, ये जो एमसीक्यूज़ हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि इनको मैंने लो, मीडियम और हाई डिफ़िकल्टी के अंदर तोड़ा है कि आप लोगों के जिस तरह के सवाल एंट्री टेस्ट में आते हैं आप लोगों को कन्फ्यूज़ करने के लिए, उस तरह से ये सवाल आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूँ। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनके सॉल्यूशन एंड पे अवेलेबल हैं, जो कि आप लोगों को बड़ी-बड़ी किताबों के अंदर मिल रहे होते हैं, जो कि 6-6, 10-10 हज़ार आप लोग लगा के पूरी-पूरी बाय करते हैं। ठीक है, इसके साथ-साथ आप लोगों को चीट शीट भी प्रोवाइड की जा रही है हर एक्सरसाइज़ की, कि एट द वेरी लास्ट मोमेंट जब आप लोगों ने रिवीजन करनी हो, तो सिर्फ़ आप इस चीट शीट को देखें, जहाँ पे सारी डेफिनेशंस विद एग्ज़ाम्पल, शॉर्ट एग्ज़ाम्पल मैंने लिख दी हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग आराम से सारी प्रॉपर्टीज़ हों, पूरे चैप्टर का क्रक्स जो है, वो आप लोग इन चीट शीट्स को देख के आप लोग रिवाइज़ कर सकें। आप लोगों को बुक ना खोलनी पड़े, आप लोगों को शॉर्ट नोट्स ना खोलने पड़े, कुछ भी ना करना पड़े। सो ये चीज़ भी आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं। ठीक है, सिर्फ आप लोगों के लिए एफर्ट कर रहा हूँ। मेक श्योर आप लोग कमेंट लाजमी करें वीडियो के नीचे, ताकि सपोर्ट आप लोगों की दिखे। मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर जाके मुझे फॉलो रिक्वेस्ट भेज दीजिएगा। वहाँ पे हमारा एआई बॉट है, वो ऑटोमेटिकली आप लोगों को ये चीट शीट्स और क्विजेस सेंड कर देगा। वहाँ पे आप लोगों ने जस्ट जाके बताना है कि हमने आपको फॉलो कर लिया है, हमें इस एक्सरसाइज की या इस चैप्टर की क्विजेस और चीट शीट दे दो। ठीक है, लाज़मी उसको कर लीजिएगा। एंड लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू आवर एक्सरसाइज 2.2 कॉन्सेप्ट। सो यार, पिछली वीडियो में मैंने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को बताई थी, उन्हीं के आगे आज हम लोग बात करने जाएँगे कुछ और प्रॉपर्टीज़ की, जो कि बहुत आसान है। सो ये प्री रेक्विज़िट इसका हमारी एक्सरसाइज 2.1 है, तो उसको पहले देख के फिर इसको देखने आना, ताकि आप लोगों को पता हो कि यूनियन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है, और बाकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये सब हम चैप्टर 1 के अंदर बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। सो इनको साथ-साथ लेके हमने चलना है, तो पुरानी वीडियोज़ देख के फिर इन वीडियोज़ पे आना, ताकि कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा अच्छे क्लियर हों। ठीक है? लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू अवर फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज़ कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या आती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें अच्छे से पता है, मैंने आप लोगों को पहले बताई थी। ठीक है? जिसमें हमने कहा था कि आपका ए इज़ इक्वल टू, ठीक है, बी। इसको मैं थोड़ा-सा और नीट तरीके से, ए बी इज़ इक्वल टू बी ए। दिस वाज़ योर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अगर आप लोगों को याद हो तो। ठीक है? इसका मतलब ये है कि आप बेशक ए बी के तरीके से लिखो और आप इसको बी ए भी लिखो, तो ये आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है? सो अब अगर हम बात करें इसको यूनियन में, तो उसने कहा है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या होगी? यार, कुछ भी नहीं है। सिंपल सी बात हो रही है यहाँ पे कि ए का यूनियन अगर आप लो बी के साथ, ठीक है, तो इसका सेम मीनिंग होगा कि अगर आप लोग ले रहे हो बी का यूनियन ए के साथ। कैसे? हमें प्रूव करके दिखाओ एक्सपर्ट। कहे क्यों भाई, मैं प्रूव करके दिखाऊंगा, ऐसे मैं हवा में बात नहीं कर रहा। आप लोग दो सेट्स ले लेते हो, आप ए में लेते हो 1 और 2 और बी में लेते हो 2 और 3। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बेशक मैं यूनियन 1 या 2 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, चलो ताकि आसानी हो, ये इसका यूनियन लूँ मैं 2 और 3 के साथ। यूनियन सबसे पहले होता क्या था? अगर मैं सिंपल अल्फाजों में रिवाइज करवाऊँ, तो आसान अल्फाजों में बताऊँ, तो जो एलिमेंट्स ए के हैं और बी के हैं उनको आप एक सेट में लिख देते हो, ये उसका यूनियन होता है। ठीक है, लेकिन याद रखना, इसमें डुप्लीकेट नहीं आने चाहिए, डुप्लीकेट ना हो, यूनिक हो। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आप लोगों को बताया है कि इसका आप लोग यूनियन अगर लोगे तो क्या होगा, 1 2 3। ठीक है, ये देखो, ये 2 डुप्लीकेट है, हम इसको नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ एक दफ़ा इसको लिखेंगे। ये याद रखना है, ये हमारा यूनियन है। अब मुझे बताओ, अगर मैं उल्टा भी कर दूँ, मैं 2 3 को इधर लिख दूँ और 1 2 को इधर लिख दूँ और तब भी यूनियन लूँ, तब भी एक ही बात आएगी ना, एक ही आंसर आएगा। सो दिस इज़ हाउ दिस प्रॉपर्टी इज़ सैटिस्फाइड, दैट इज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। सेम एज़ दैट इज़ द केस फॉर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। सिर्फ दरमियान में इंटरसेक्शन का एक साइन आ जाएगा यार, सिंपल। दिस इज़ इंटरसेक्शन सिंबल, एंड इसको भी हम कह सकते हैं कि इसका भी सेम मीनिंग है। आप लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट वाइज दिमाग से सोचो। मैं ऑर्डर बेशक चेंज कर दूँ, यहाँ पे मैं लेता हूँ 1 2 एग्जाम्पल के तौर पे, और मेरा बी है, लेट्स से मैं इंटरसेक्शन ले रहा हूँ 2 3 के साथ।
मुझे एक बात तो हमारा कोई ताल्लुक नहीं है कि इसका ऑर्डर क्या होगा या किस तरीके से लिखा जाएगा, हमारा ताल्लुक है इंटरसेक्शन और यूनियन के साथ। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता था कि आप लोग कॉमन एलिमेंट्स को देखते हो, इसमें से कॉमन कौन सा एलिमेंट है, हमने सिर्फ कॉमन पे फोकस करना है, 2 कॉमन है, ठीक है, तो ये 2 का इसमें सेट आ जाएगा हमारा आंसर। अब सेम केस है, अगर आप इसको उल्टा करके लिख दो, इसको इधर कर दो और इसको इधर कर दो, आपने देखना तो कॉमन ही है ना, आपने देखना तो 2 है ना, तो सिर्फ 2 ही उसका आंसर आएगा। सो 2 इज इक्वल टू 2, ये आपकी सेटिस्फाई कर रही है प्रॉपर्टी। सो दिस इज योर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। नाउ लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी, अगर आप उसको यूनियन के साथ लगा दो तो ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है, हम इसको लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो, ए यूनियन बी यूनियन सी। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, अगर ये चीज़ इसके इक्वल होगी, जिस तरह से मैं अगर मैं ए को बी के साथ यूनियन ए का ले लूँ और सी को बाहर निकाल दूँ, तब भी बात तो एक ही होगी ना यार, क्योंकि हम सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे, हम ए के भी सेट के सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे, बी के भी सेट के सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे, सी के भी सेट के सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तब भी आंसर आपका इक्वल ही आएगा। आप इसको अब यूँ कर सकते हो, ए यूनियन बी, ठीक है, और मैंने यहाँ पे यूनियन सी कर दिया, दिस इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है, आप खुद करके देख लो। मैं ए की वैल्यू लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे 1 2, ठीक है, मेरा सेट है, मैं आपको प्रूव भी करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे बी की वैल्यू मैं ले लेता हूँ जी 3 4 लेट्स से, और सी की वैल्यू ले लेता हूँ मैं 5 6 एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, ये हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ ले ली हैं। अब मैं ये वाला कर रहा हूँ, ए यूनियन बी यूनियन सी। हमेशा याद रखना जो चीज़ ब्रैकेट में होती है उसको हम पहले सॉल्व करते हैं। सो बी यूनियन सी का आंसर क्या होगा, बी यूनियन सी अगर हम लेंगे तो आएगा 3 4 5 6, सेट के अंदर आ जाएगा 3 4 5 एंड 6, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इससे पहले है हमारा ए बी, तो ए का यूनियन जब हम हमारा है 1 और 2 यहाँ पे वैल्यू, अब इसका भी यूनियन ले लो इसके साथ, क्या आंसर आएगा पूरा 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, ठीक है, ये आंसर आ गया आपका। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, दूसरी तरफ मुझे बताओ, ए यूनियन बी मैं लूँगा, ए यूनियन बी मैं ले रहा हूँ इन दोनों को, ठीक है, तो क्या होगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, ये 1 को क्या हो गया भाई, 1 बड़े हो जाओ थोड़ा सा, अच्छा 1 2 3 4, उसके बाद हम इसका यूनियन ले रहे हैं सी के साथ 5 और 6 के साथ। अब मुझे एक बात खुद बताओ, ये देखो यूनियन लोगे तो 1 2 3 4 5 6 यही वाला सेम आंसर आएगा। सो हैंस प्रूव्ड, हम कह सकते हैं कि आप इसको बेशक इस तरह लिखो एसोसिएट करके, या इसको इस तरह से लिखो, ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करती है। एंड सेम इज द केस फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। कुछ भी नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, और ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी। आप लोग इसको प्रूव करके देख सकते हो, आप बेशक वैल्यूज़ को डाल के चेक कर लो, यही इसी तरीके से आंसर आप लोगों का सेम आएगा, क्योंकि हम कॉमन एलिमेंट्स को देख रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, इस पे आ जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन आप लोगों की क्या थी, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब है कि मैं ए को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, लेट्स से मैं कहता हूँ कि मेरे पास है ए यूनियन, उन्होंने कहा है कि बी इंटरसेक्शन सी, ये मैंने लिख लिया। अब पढ़ो ज़रा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ओवर इंटरसेक्शन, ये लाइन बहुत ज़रूरी है कि आप यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो ओवर इंटरसेक्शन। ओवर इंटरसेक्शन का मतलब ये है अब कि मैं यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब है कि मैं ए यूनियन बी करूँगा एक तरफ, ठीक है, पहले मैं इस तरह लिखूंगा, ये मैं सीधा नहीं लिखता आप लोगों को ताकि समझे। देखो मैं यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, उनका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। सो हमने यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ए यूनियन बी, इसको मैंने इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब मैं इस तरफ करूँगा ए यूनियन सी, ए यूनियन सी, ठीक है, और उसने क्या कहा है, और उसने कहा है ओवर इंटरसेक्शन। ओवर इंटरसेक्शन का मतलब ये है, ठीक है, कि आप यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो ओवर इंटरसेक्शन, ओवर इंटरसेक्शन, ठीक है। अब आसान समझ आ गई होगी मेरी बात की, और इसको आप लोग इसमें वैल्यूज पुट करके आप लोग देख सकते हो, यूनियन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर इंटरसेक्शन सिमिलर टू मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। इसमें आप लोग वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व भी करके आप लोग देख सकते हो, ठीक है, जो आंसर आएगा। ये प्रॉपर्टीज जो है ये कहीं पे कुछ सवालों में हमें अप्लाई करनी पड़ जाती हैं, कुछ ऐसे सवाल आ जाते हैं जिसमें इस तरह से डायरेक्टली नहीं लिखा होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी करो, या ऐसे आप लोगों को सेट्स गिवन होंगे या वैल्यूज़ गिवन होंगी, बताया होगा, आप लोगों ने खुद वो प्रॉपर्टी वहाँ पे लगानी है सिनेरियो के हिसाब से, ठीक है। आप लोगों को जैसे कि एग्जांपल के तौर पे वो बता सकते हैं, ऐसे ए की वैल्यू आपको दे दें 1 2, ठीक है, इसी तरह यूनियन लगा दें दरमियान में, और ब्रैकेट में आपको दे दें लेट्स से के 3 4,
ठीक है, और इसका इंटरसेक्शन आपको कह दें कि करो जी आप 5 6 के साथ एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, ये रैंडम वैल्यूज़ हैं। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर यूनियन बायर है और मुझे यूनियन यूनियन बायर है, मैं क्या लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है, मैंने यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट करना है ये और ये ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है, और अगर इसका उल्टा आ जाए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, बहुत आसान है एक्सपर्ट का, आपने हमें समझा दिया कि अगर हमने पहले देखना है इंटरसेक्शन को, इंटरसेक्शन का मतलब है कि हम इस दफ़ा इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सिंपल ये होगा, जैसे मैंने ए यूनियन लिया था, यहाँ पे आप लोग क्या कर दोगे, आप लोग यहाँ पे इंटरसेक्शन कर दोगे और ये यहाँ पे होगा बी यूनियन सी। अब इसका क्या मतलब है, मैं ए को पहले बी के साथ करूँगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, इंटरसेक्शन, और इसी तरह ए को मैं सी के साथ करूँगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, पहले यूँ लिख लो इसको, ठीक है, इसी तरह ए इंटरसेक्शन सी, ये लिख लो, और दरमियान में क्या था, ओवर यूनियन, सो ओवर यूनियन इज दिस, यही आपका यहाँ लिखा होगा, ये देख लो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। आई होप दिस क्लियर्स आउट योर डाउट्स ऑन दीज प्रॉपर्टीज। अब हम जिस टॉपिक की जिस चीज़ की बात करने जा रहे हैं, जिस लॉ की बात करने जा रहे हैं, बल्कि वो लॉ आप लोगों का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, लॉस, सही है, ये बहुत जगह एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है, इसको लाजमी मैं बहुत आराम से बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को बताने लगा हूँ। सो ये चीज़ लिख लेना या अपने दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि ये चीज़ आप लोगों को शायद ही कोई इस तरह से बताए। डी मॉर्गन्स लॉ, दो लॉज हैं आपके पास, ठीक है, और ये अक्सर आप लोगों को सवाल में कहा जाता है कि डी मॉर्गन लॉ अप्लाई करो और उसके बाद क्या आंसर आ रहा है, या सेक्ट्रा सेक्ट्रा, आप लोगों के अक्सर जगह पे ये इस्तेमाल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लॉज हैं ये। ठीक है, सो दो लॉज हैं हमारे पास, अगर तो देखो, ए डी मॉर्गन्स लॉ कहता है कि अगर आप ए का यूनियन बी लो, ठीक है, और उसके ब्रैकेट के बाहर कॉम्प्लीमेंट लगा दो, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ए का कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट ए पे भी जाएगा, ठीक है, यूनियन पे जब कॉम्प्लीमेंट आएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। ये मैं आप लोगों को बताता हूँ, सब्र करो, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। इसी तरह बी के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ये जी आप लोगों का एक है डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ यूनियन इज द इंटरसेक्शन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्स, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, कि वो कह रहा है कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट आप लोगे यूनियन का, तो वो उसका मतलब यही है कि ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब मुझे एक बात बताओ, मैं आप लोगों को ये इस तरह से समझाता हूँ थोड़ा सा, कि अगर आप लोग माइनस का साइन लगा देते हो किसी भी चीज़ के बाहर, एग्जांपल के तौर पे मैं ये वैल्यूज़ ले लेता हूँ, ठीक है, मैं ये अपने तरीके से थोड़ा सा आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को याद रहे ये। ठीक है, आप माइनस का साइन किसी भी चीज़ ब्रैकेट के बाहर लगा देते हो, मुझे एक बात तो, वो अंदर जाता ही है ना उसके, आप का जब ब्रैकेट के अंदर आप इसको करोगे सॉल्व माइनस को, तो ये माइनस ए कर देगा। अब ये माइनस का साइन इस प्लस के साइन को चेंज कर देगा, तो ये माइनस हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा जी बी आपका। ये इसी तरह होता है, बिल्कुल इसी तरह होता है। ठीक है, समझ आ गई हमें। आगे अच्छा, आप कह रहे हो एक्सपर्ट गाइस, इसका मतलब है कि अगर हम कॉम्प्लीमेंट डाल रहे हैं, तो कॉम्प्लीमेंट का यही मतलब है कि जैसे कि हम माइनस के साइन को बाहर लिखते हैं ब्रैकेट के, और वो अंदर जाके हर किसी के साथ आ भी जाता है और साइन बदल भी देता है प्लस का। हाँ, मैं बिल्कुल यही कह रहा हूँ, अगर आप लोग ब्रैकेट के बाहर कॉम्प्लीमेंट लगा दोगे, तो उसका मतलब यही होगा कि ये जो कॉम्प्लीमेंट है ऑब्वियसली ए पे भी अप्लाई होगा, बी पे भी अप्लाई होगा, और जो यूनियन है ना, उस पे कॉम्प्लीमेंट लगाओगे तो उसको वो चेंज करके इंटरसेक्शन बना देगा। बस इतनी सी बात आपने याद रखनी, जैसे कि प्लस के ऊपर माइनस लगाते हो तो वो माइनस हो जाता है। ठीक हो गया, तो ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। दूसरा लॉ बहुत आसान है, अब तो आपको खुद ही समझ आ गई होगी, इसका उल्टा कर दो बस। अगर वो कहता है कि अगर ये केस हो तो भी डी मॉर्गन्स लॉ है, और दूसरा डी मॉर्गन का ने लॉ जो बताया था वो कहा था कि अगर आप ए का इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट कर लो, अब क्या होगा खुद ही समझ आ गई होगी आपको, ए का कॉम्प्लीमेंट, ये साइन जब चेंज होगा इंटरसेक्शन का तो ये यूनियन हो जाएगा, और ये हो जाएगा बी का कॉम्प्लीमेंट। ये उसका दूसरा लॉ है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इंटरसेक्शन इज द यूनियन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, क्या क्या मतलब, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इंटरसेक्शन इज द यूनियन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्स, इज द यूनियन ऑफ द ये दो कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, समझ आ गई होगी आपको। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखी हुई है हमने एक एग्जाम्पल भी, आप लोग इसको देख सकते हो। कहा जाए कि आपके पास यूनिवर्सल सेट है, एक 1 2 3 4 और ए की 1 2 है सेट की वैल्यू, और बी की 2 3 है, तो आपको कहा जाए कि ये वाली वैल्यू को करो, तो इसका आंसर आएगा ये। ठीक है, इसको आप लोग करके खुद भी देख सकते हो। आप लोग इसमें आप लोगों ने ये करना है कि आप लोग लिखोगे ए की वैल्यू पहले यहाँ पे, ठीक है,
इसी तरह आप लोग लिखोगे यहाँ पे आपकी जो यू है, और इसी तरह आप लोग लिखोगे यहाँ पे बी की वैल्यू 2 3। ठीक है, अब आप लोग इसका होल का कॉम्प्लीमेंट ले लो। आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट लेना मैंने पिछली वीडियो में सिखाया था, ठीक है? तो अगर नहीं देखी, मैंने आप लोगों को बताया प्री रिक्विजिट वीडियो लाजमी देखो, ताकि ये चीज़ आप लोग सॉल्व कर सको आराम से। सही है। सो आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना। जब आप लोग सबसे पहले तो यही करते हो कि क्या करते हो आप लोग, मैंने आप लोगों को बताया था ब्रैकेट को सॉल्व करते हो। सो यू ऑल आर गोइंग टू सॉल्व द ब्रैकेट। ये आप लोगों के लिए क्विज है, ठीक है, ताकि आप लोग इसको समझ सको। ये मैं नहीं करवाऊंगा। अगर सब मैं करवा दूंगा तो आप लोग कैसे इस चीज़ को समझ सकोगे? जबकि एग्जाम्पल यहाँ पे टोटली सॉल्व ऐसे हुई पड़ी है, लेकिन डायरेक्ट मैंने यहाँ पे आंसर उसका लिख दिया है। आप लोग इसको सॉल्व करके देख लो बेशक, ठीक है? बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। इसका जब आप लोग कॉम्प्लीमेंट लोगे तो आप लोगों के सामने इसका आंसर आ जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व करो। सॉल्व करके आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना। ये वैल्यू आपकी प्रूव होगी इसके इक्वल। जब आप इसको सॉल्व करोगे, आपका जो आंसर इसको सॉल्व करने के बाद आएगा, वो आंसर आपका ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए। वो जब अब उसमें भी आप लोग जब वैल्यूज पुट करके सॉल्व करोगे तो वो दोनों आपके इक्वल होंगे। सो अगर आप लोग कर लेते हो तो आपका डी मॉर्गन्स लॉ प्रूव हो गया है, वो ट्रू है। ठीक है, इन द केस ये आप लोग अपने एंड के ऊपर सॉल्व करना और नीचे कमेंट्स में करके मुझे लाजमी बताना। सो ये आप लोगों के लिए मैंने जबकि क्विज़ के अंदर एक बहुत अच्छा इसका सवाल आप लोगों के लिए तैयार किया है। सो आप लोग उसको भी सॉल्व करोगे तो आप लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, इस तरह के आप लोगों को मैंने सवाल इसमें फ़र्दर दिए हैं। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ के ये मैं अभी दिखा नहीं रहा, वरना ऑब्वियसली यहाँ पे आप लोग अगर सब कर लोगे तो आप खुद क्या करोगे। सो ये आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस है, ये आप लोगों ने करनी है। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट इसका मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया होगा, आप लोगों को डी मॉर्गन्स लॉ की समझ आ गई होगी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम लोग और हमारी 2 प्रॉपर्टीज़ पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि कार्डिनैलिटी ऑफ यूनियन फॉर डिसजॉइंट सेट्स एंड कार्डिनैलिटी ऑफ इंटरसेक्शन इफ़ ए सबसेट है बी का। ठीक है, मैं आप लोगों को ये बताता हूँ। ये बहुत आसान है, इसको समझ लेना। ये बेसिकली बात ये हो रही है कि वो बता रहा है कि 2 कंडीशंस हैं आपके पास। अगर आप लोगों को कहा जाए कि कार्डिनैलिटी बताओ ऑफ यूनियन, ठीक है, फॉर डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? सबसे पहले तो इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब ये है कि वो कह रहा है कि अगर आपके ए और बी डिसजॉइंट हैं, इफ सेट्स ए एंड बी आर डिसजॉइंट, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन देयर यूनियन इज द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल कार्डिनैलिटीज। ओ हो, कुछ समझ नहीं आई यार, बहुत मुश्किल। क्या बात कर दी है यार, ये क्या बकवास है। अच्छा मैं समझाता हूँ, दोबारा से सुनो। वो कह रहा है कि ए और बी आपके डिसजॉइंट हैं। ठीक है, समझ आ गई। डिसजॉइंट का क्या मतलब है? डिसजॉइंट मैंने पीछे बताया था आप लोगों को जब हम 2.1 कर रहे थे कि अगर आप ए और बी के सेट का इंटरसेक्शन लो और वो एक एम्प्टी सेट आए, ठीक है, एम्प्टी सेट आए, ठीक है, तो उसको आप लोग कहते हो कि वो डिसजॉइंट है। ए एंड बी आर डिसजॉइंट, उनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। ठीक है, कोई भी उसमें टर्म कॉमन नहीं है उनके सेट्स के अंदर, तो उसको हम कहेंगे कि वो डिसजॉइंट है। ठीक है, ये है डिसजॉइंट। ये समझ आ गई आप लोगों को? इफ सेट्स ए एंड बी आर डिसजॉइंट, हाँ ठीक है, अगर सेट ए और बी डिसजॉइंट हैं तो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन देयर यूनियन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन देयर यूनियन मतलब जब आप ए और बी का यूनियन ले रहे हो, ए और बी का यूनियन ले रहे हो, तो लेने के बाद आप लोगों के पास कोई भी सेट बन रहा है। एग्जांपल के तौर पे 1 2 3 4 बन रहा है। मेरी ए की वैल्यू 1 2 है और बी की 3 4 है। ठीक है, तो 1 2 3 4 बन रहा है, तो वो कह रहा है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन देयर यूनियन इज द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल कार्डिनैलिटीज। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इन देयर यूनियन? आफ्टर देयर यूनियन 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, 4 एलिमेंट्स हैं ना इस सेट के अंदर। तो वो कह रहा है कि ये जो 4 एलिमेंट्स हैं ना, ये इक्वल हैं ए के एलिमेंट्स के, उसके प्लस करो बी के एलिमेंट्स के। मैं बताता हूँ। यहाँ पे हम एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं ए 1 2, ठीक है, और इसी तरह मैं ले लेता हूँ बी 2 3। ठीक है, 2 3। अब मैं करता हूँ ए यूनियन बी। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो प्रॉपर्टी जो मैंने बताई है आप लोगों को, कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कार्डिनैलिटी ऑफ यूनियन फॉर डिसजॉइंट सेट्स तब सिर्फ होगी अगर आपके ए और बी डिसजॉइंट होंगे। ठीक है, एक और बी का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट होगा, और बिल्कुल ये चीज़ यहाँ पे ट्रू है। आप लोग देख सकते हो कि इनमें से कोई एलिमेंट भी आपका एग्जाम्पल यहाँ पे 2 नहीं लेना, यहाँ पे 3 और 4 लेना। आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे 3 और 4 होगा। मैंने अभी देखा है, मैंने जल्दी में एलिमेंट यहाँ पे कॉमन ले लिया था। यहाँ होना चाहिए 3 और 4। ठीक है, 3 और 4। अब देखो इनमें से कोई भी कॉमन नहीं है, नहीं है ना कॉमन, तो इसका मतलब है कि इनका इंटरसेक्शन लोगे तो एम्प्टी सेट आएगा, बिल्कुल आएगा। तो इसमें हम कह सकते हैं कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। बिल्कुल ये चीज़ प्रूव हो गई। अब आप कह सकते हो
अब इस सूरत में आप कह सकते हो कि जब आप ए और बी का यूनियन लोगे, मतलब 1 2 3 4 आएगा, ठीक है? तो इसके जो एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये वही, इनका मतलब यही है कि दिस इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 2 है, 1 2 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 3 4, ये भी 2 है। तो देखो 4 इज़ इक्वल टू 4, सो ये प्रूव हो गया। सो अगर आपसे पूछा जाए कि कार्डिनैलिटी बताओ, ठीक है, ऑफ यूनियन, या ये भी ना दें, आपको सिर्फ कह दें कि कार्डिनैलिटी बताओ, और आपको एक इक्वेशन इस तरह से कोई गिवन हो, ठीक है, वो डायरेक्ट आपको वैल्यूज़ देते होते हैं, तो आप लोगों ने सबसे पहले चेक कर लेना है खुद से कि ये कहीं एम्प्टी सेट तो नहीं है। अगर एम्प्टी सेट है तो कार्डिनैलिटी बहुत आसान, आप लोगों को खुद ही समझ आ रही है कि कौन सी रिलेशन ये होगी। आप लोग डायरेक्ट जाओगे, इसका यूनियन लोगे जो आप लोगों को देंगे ऑफ यूनियन, आप इन दोनों का यूनियन लोगे, आपके पास वैल्यूज़ आ जाएँगी, ठीक है, एलिमेंट्स आ जाएँगे 4, आप लोग उसको बता सकते हो कि हाँ, अगर यहाँ पे 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि 2 एलिमेंट्स इसके होंगे और 2 एलिमेंट्स इसके होंगे, जब उनको हम ऐड करेंगे तो हमारा सेम रिज़ल्ट आएगा। सो दिस इज़ व्हाट कार्डिनैलिटी ऑफ यूनियन फॉर डिसजॉइंट सेट्स इज़। कार्डिनैलिटी ऑफ इंटरसेक्शन की बात कर लेते हैं। ये तब प्रूव होगी, इसमें कुछ भी नहीं है। ये यही है कि सबसे पहले हम बात कर रहे थे यूनियन की, अब हम बात कर रहे हैं इंटरसेक्शन की, ठीक है? ये आप लोगों को पेपर में दिया जाता है, वो आप लोगों को पूछते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये बेसिकली ये प्रॉपर्टी है आपकी, ठीक है? ये n आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इज़ इक्वल टू n ऑफ a। दिस इज़ व्हाट योर कार्डिनैलिटी ऑफ इंटरसेक्शन इज़। कार्डिनैलिटी ऑफ इंटरसेक्शन, आपने ये बताना है कि ये इक्वल है इसके, और ये है कार्डिनैलिटी ऑफ यूनियन फॉर डिसजॉइंट सेट्स। कार्डिनैलिटी ऑफ यूनियन फॉर डिसजॉइंट सेट्स आप ऐसे निकालोगे कि n आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ए यूनियन बी के। आपने यही यहाँ पे चेक किए हैं, मैंने आप लोगों को यही बताया था कि आप लोग इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स पहले लिख लोगे 4, ठीक है? फिर इक्वल टू, आप लोग बता रहे हो कि आप कह रहे हो कि अगर ये डिसजॉइंट हैं तो फिर हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी। यही चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव की है। इसी तरह यहाँ पे केस है कि अगर आपने इंटरसेक्शन की कार्डिनैलिटी बतानी है, तो वो कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। ठीक है, ये कैसे होगा ये मैं बताता हूँ। ये सिर्फ तब होगा कि जब ए सबसेट है बी का। एग्जाम्पल के तौर पे ए ले लेते हैं हम यहाँ पे 1 2, ठीक है, और बी ले लेते हैं हम 1 2 3। ये तब चीज़ें समझ आएँगी, आप लोगों ने पिछली एक्सरसाइज देखी होगी। अगर आप लोगों ने वो देखी है और तब आप ये कर रहे हो, आप लोगों को बहुत हलवा लगेगी ये एक्सरसाइज, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं पीछे बता चुका हूँ। अब अगर हमने ए लेना है सबसेट, ए सबसेट है बी का, तो ए सबसेट है बी का मतलब क्या है कि बी का जो हिस्सा है उसका कोई ना कोई हिस्सा ए के पास होगा। अब बी है 1 2 3, अब ए है 1 2, तो मुझे बताओ 1 2 जो हिस्सा है ए का, ठीक है, बी से ही ए ने ए बी में 1 2 है, तो ए के अंदर भी 1 2 आ गया, तो हम कह सकते हैं कि ए सबसेट है बी का, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि अगर तो ए सबसेट है बी का, ठीक है, तो जब आप इसका लोगे इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी करोगे, मैं ए इंटरसेक्शन बी करता हूँ, मेरे पास क्या आंसर आएगा? मेरे पास आएगा आंसर 1 और 2। मेरे पास आएगा आंसर 1 और 2, ठीक है। 1 और 2 ही आ रहा है। ए इंटरसेक्शन बी करने के बाद 1 2 कॉमन है, इसमें 1 और 2 आ गया। तो वो ये कह रहा है कि ये जो 1 और 2 है, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हुए? इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 2। तो वो कह रहा है ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ये आपके इक्वल होंगे इस सबसेट के, ये जो ए है आपका। और बिल्कुल ये बात ट्रू है। आप लोग इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। ए के एलिमेंट्स कितने हैं? 2 हैं। ए के एलिमेंट्स हमारे पास 2 हैं। इसी तरह अब वो कह रहा है कि जब आप बेसिकली क्या कर रहे हो, आप जब इसका इंटरसेक्शन ले रहे हो, तो मुझे एक बात बताओ, ए के पास ऑब्वियसली 1 और 2 हैं, बी के पास 3 एलिमेंट्स हैं, तो 1 और 2 ही कॉमन आएगा। ए वाला ही सबसेट ही उसका वापस उसको मिलेगा, ठीक है। 1 और 2 ही आएगा कॉमन। अब ये 1 और 2 के नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 ही हैं, और ए के भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हैं, ठीक है। तो ये प्रूव हो गई, ठीक है, प्रॉपर्टी। सो यही वो यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट है अगर बी का, तो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन देयर इंटरसेक्शन, मतलब जब आप इसका इंटरसेक्शन ले रहे हो, तो उसके जो एलिमेंट्स हैं इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, जो कि सबसेट था बी का। सो दिस इज व्हाट बोथ ऑफ द कार्डिनैलिटीज आर। आई होप दिस क्लियर्स आउट योर डाउट्स ऑन दिस। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सेट डिफरेंस प्रॉपर्टी की। ये हमारी लास्ट कुछ प्रॉपर्टीज़ एंड देन अवर एक्सरसाइज 2.2 ऑल द कॉन्सेप्ट्स विल बी ओवर। आई होप आप लोगों को, अभी तक आप लोग वीडियो देख रहे हैं और आप लोगों को इन डिटेल इन तमाम कॉन्सेप्ट्स की समझ आ रही है। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू अवर सेट डिफरेंस प्रॉपर्टी। सो सेट डिफरेंस प्रॉपर्टी ये कहती है कि देखो, अगर a माइनस बी इज़ इक्वल टू ए, ये प्रॉपर्टी है आपकी सेट डिफरेंस प्रॉपर्टी। सेट डिफरेंस प्रॉपर्टी आपकी ये कह रही है कि अगर आप a माइनस बी करो, ठीक है, और वो आ जाए ए, वो ए आएगा किस सूरत में? इक्वल आएगा किस सूरत में ए के? वो सिर्फ 2 कंडीशंस में ए के इक्वल आ सकता है।
वो कह रहे बेसिकली कहने का मकसद ये है, मैं आसान लफ्ज़ों में अगर समझाऊँ आप लोगों को, कि अगर ए के सेट को आप बी के सेट में से माइनस करो, ठीक है, तो वो वापस आपको ए का सेट मिल जाएगा। क्यों मिलेगा? अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डिफ़रेंस का मतलब क्या है? ए माइनस बी का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ए के वो एलिमेंट्स जो कि बी के अंदर मौजूद ना हों, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं 1 और 2, ठीक है? बी में 3 और 4 है। अब मुझे बताओ ऐसा कोई एलिमेंट भी नहीं है ए का जो कि बी में मौजूद ना हो, ठीक है? मतलब 1 और 2 यहाँ पे है, तो यहाँ पे तो कोई एलिमेंट नहीं आ रहा है ए का 1 और 2, यहाँ पे तो 3 और 4 बी के अपने एलिमेंट्स आ रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट सेट डिफरेंस इज़, ठीक है? सेट का डिफरेंस ये होता है। सो इसको हम लोग ये इसको 2 केसेस में तोड़ सकते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये सिर्फ़ 2 केसेस में ट्रू होगी। एक केस 1 है कि अगर तो आपका ए इंटरसेक्शन बी जब आप करो तो वो एम्प्टी सेट हो। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं ए ले लेता हूँ, मुझे बताओ 1 और 2, ठीक है? और इसी तरह मैं बी ले लेता हूँ 3 और 4। अब मुझे बताओ इसमें से जब हम इंटरसेक्ट ले रहे हैं तो एम्प्टी सेट आ रहा है, ठीक है? तो हमारे पास एम्प्टी सेट आ रहा है। एम्प्टी सेट का मतलब ये आ रहा है कि इनका जो इंटरसेक्शन हमने जब लिया ए और बी का, तो वो कोई भी वैल्यू उसमें से कॉमन नहीं थी। सो डिड इट गिव अस अ एम्प्टी सेट। सो ये यही यहाँ पे यही कह रहा है कि इफ़ ए एंड बी हैव नो कॉमन एलिमेंट्स देन नो एलिमेंट इन ए इज़ इन बी। यही बात बहुत ज़रूरी है जो मैं आप लोगों को डिफरेंस में भी बता रहा हूँ, कि आप लोग देख रहे हो कि जब हम इसका इंटरसेक्शन ले रहे हैं ए और बी का, तो मुझे एक बात बताओ, कोई भी एलिमेंट ए का बी के अंदर तो नहीं है, ठीक है? तो नहीं है, यही हमारी डिफरेंस की प्रॉपर्टी होती है। सो वो यही बात कर रहा है कि व्हेन यू रिमूव ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी फ्रॉम ए, ठीक है, नो एलिमेंट्स आर रिमूव्ड because none of A's elements are in B. This is why A minus B is equal to A. अगर तो पेपर में एमसीक्यू में आपको सीधा-सीधा कहा गया हो कि आपके पास ए और बी है और वो एक एम्प्टी सेट है, तो आप लोग ये बताओ कि ए माइनस बी इक्वल होगी किसके? एग्ज़ाम्पल के तौर पे, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर ए इंटरसेक्शन और यहाँ पे ए माइनस बी नहीं है, वो आपको कि सेट डिफरेंस प्रॉपर्टी क्या होगी? वैल्यूज़ हों, सेट की वैल्यूज़ गिवन हो, वो आपको पूछ लें, ठीक है? कि यहाँ पे ए की वैल्यू गिवन हो माइनस उसके अंदर बी का सेट की वैल्यू माइनस हो रही है और इक्वल टू आपको कह दें क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए वो इक्वल्स टू दोबारा से ए ही होगा। और क्यों होगा? क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि अगर तो ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो जब भी आप ए को बी में से माइनस करोगे, तो आपको वापस ए की ही वैल्यू मिलेगी, ठीक है? ए की ही वैल्यू मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि जब वो डिसजॉइंट सेट हैं, तो उनमें से कोई चीज़ कॉमन ही नहीं है। कि कोई चीज़ कॉमन नहीं है, एक एम्प्टी सेट है, तो एम्प्टी सेट है, तो इसका मतलब यही बात हो गई ना कि यहाँ पे पढ़ लो दोबारा कि नो एलिमेंट्स आर रिमूव्ड बिकॉज़ नन ऑफ एज एलिमेंट्स आर इन बी, थस ए माइनस बी इज इक्वल टू ए। कोई भी ए का एलिमेंट बी के अंदर नहीं है, बिकॉज बोथ ए एंड बी आर डिसजॉइंट, ठीक है, एक एम्प्टी सेट प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो एक प्रॉपर्टी ये है आपकी। दूसरा केस ये हो सकता है कि अगर तो आपका बी सीधा सीधा एम्प्टी सेट, तो देखो मेरे पास ए की वैल्यू है एग्जाम्पल के तौर पे 1 और 2। अब मेरे पास बी की वैल्यू है एम्प्टी सेट, मेरे पास सेट ऐसा है जिसमें कोई वैल्यू नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, जब मैं ए को बी में से माइनस करूंगा क्या आएगा? ए के वो एलिमेंट जो कि बी के अंदर मौजूद ना हो। ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं ए के जो बी के अंदर मौजूद नहीं है? बी तो है ही एम्प्टी सेट, तो वापस आपको यही मिलेगा 1 और 2। ठीक है, समझ आई है कि नहीं आई आपको? अगर आप किसी भी चीज़ को, ये प्रॉपर्टी है याद रखना, ये आपको याद होना चाहिए। अगर आप इसको ये इस तरह से भी लिख दो, ए को मैं माइनस कर रहा हूँ एम्प्टी सेट के साथ, तो वापस आपको ए ही मिलेगा। ये इस तरह याद कर लो, ठीक है? अगर आपको इस तरह से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, वैसे तो बहुत आसान है। ए माइनस बी का दूसरा केस है कि अगर तो आपकी जो दूसरा सेट है वो एम्प्टी है, आपका जो सेट है जिसमें से आप माइनस कर रहे हो, अगर वो एम्प्टी है तो डायरेक्ट आपको ए ही मिलेगा। और अगर तो आपके ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हैं, तब भी आपकी ये जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई ही करेगी कि ए माइनस बी इज इक्वल टू ए। वो मैंने आपको बता दिया, बिकॉज नो एलिमेंट्स आर रिमूव्ड, नन ऑफ एज एलिमेंट्स आर इन बी। कोई भी ए का एलिमेंट बी के अंदर मौजूद नहीं है, बिकॉज ये एम्प्टी सेट है, ठीक है, जब आप इसका इंटरसेक्शन ले रहे हो। तो आई होप दिस क्लियर्स आउट सेट डिफरेंस प्रॉपर्टी। कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट का आप अगर कॉम्प्लीमेंट ले लोगे ना, तो वो वापस आपको जो है एक एम्प्टी सेट देगा। क्यों? क्योंकि आप यूनिवर्सल यहाँ पे पढ़ो एक दफ़ा, डेफिनेशन आप लोगों को यहीं से समझ आ जाएगी। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनिवर्सल सेट रिलेटिव टू इटसेल्फ इज़ द एम्प्टी सेट। अब मुझे एक बात बताओ, यू की वैल्यू मेरे पास है 1 2 3, मेरे पास है 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। इसको मुझे बताओ, जब मैं यू का कॉम्प्लीमेंट लूँगा तो इसका क्या मतलब होता है? कि मैंने यू में से माइनस करना है यू को ही,
ठीक है, मैं यहाँ पे यही करूँगा। तो यहाँ पे मुझे बताओ कि जब मैं 1 2 और 3 में से माइनस करूँगा 1 2 और 3 तो क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा खुद बताओ। ठीक है, एम्प्टी सेट ही आपके पास आएगा। ठीक है, सो ये बहुत अच्छे तरीके से मैंने पीछे वाली वीडियोस में कॉम्प्लीमेंट कैसे लेना है, डिफरेंस कैसे लेना है, बहुत अच्छे तरीके से बताया। आप लोग मस्ट उसको जाके एक दफ़ा देख लीजिएगा, आप लोगों के ये कॉन्सेप्ट बहुत आराम से क्लियर हो जाएंगे अगर आप लोगों को डिफरेंस लेना आ गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी की। इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी इज़ रियली रियली सिंपल। अभी मैंने ऊपर बात की थी, ये वही एक प्रॉपर्टी है, वही बात हो रही है जब मैं आप लोगों को बता रहा था। ऊपर हम लोग प्रॉपर्टीज़ देख रहे थे, तो इसमें भी यही है कि अगर मैं ए इंटरसेक्ट करूँ बी के साथ, वो इक्वल आएगा बी के। इक्वल कब आएगा? कि अगर बी सबसेट है ए का। इसी तरह मैं ये यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ कि अगर ए को इंटरसेक्ट करूँ बी के साथ, वो आएगा इक्वल ए के जब ए सबसेट है बी का। अब ये कैसे होगा मैं बताता हूँ आप लोगों को। आप लोग ए की वैल्यू यहाँ पे ले लो 1 2 एंड 3। ठीक है, ये और बी की वैल्यू भी आप ले लो यहाँ पे 1 एंड 2। अब आप मुझे बताओ कि अगर तो बी है सबसेट ए का, बी बिल्कुल है सबसेट ए का, ए है 1 2 3। ये 3 को कोई दौरा पड़ गया है थोड़ा सा, लेकिन इसको हम साफ करके लिख देते हैं। ये है 3। ठीक है, अगर तो मुझे बताओ बी सबसेट है ए का। जब हम बात कर रहे हैं तो सबसेट का मतलब आप लोगों को मैं ऊपर बता चुका हूँ क्या होता है। बी हिस्सा है ए का, हाँ बिल्कुल 1 और 2 हिस्सा है ए का, तो बी हमारा सबसेट है ए का। तो जब मुझे बताओ इसमें से आप लोग जब आप लोगे बी इंटरसेक्ट ए करोगे या ए इंटरसेक्ट बी करोगे तो क्या आएगा? 1 और 2 ही आएगा। कॉमन 1 और 2 ही है। तो ये चीज़ प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई हो रही है कि अगर तो बी आपका सबसेट है ए का तो उनका इंटरसेक्ट जो होगा वो भी इक्वल होगा। ठीक है, ये देख लो आप लोग, यही ये बात कर रहे हैं यहाँ पे कि बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, देयर इंटरसेक्शन इज बी। ठीक है, देयर इंटरसेक्शन इज बी। अगर बी सबसेट है ए का तो उनका इंटरसेक्ट है बी के इक्वल। उनका इंटरसेक्ट है बी के इक्वल। ठीक है, समझ आ गई होगी आप लोगों को। और इसी का वाइस वर्सा मैंने बता दिया था, अगर ए है सबसेट बी का तो ए इंटरसेक्ट बी इज इक्वल टू ए। ठीक है, ये आप लोगों ने मेन पॉइंट रखना है सबसेट का। आपने इसको देख के एक दफ़ा बना लेना है यहाँ पे सेट्स बना के, उसके बाद आप लोग जब इसको करोगे ना सॉल्व, तो आप लोगों को बहुत आराम से समझ आ जाएगा कि किस तरीके से हो रहा है। आप लोगों को कोई रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। जैसे मैंने आप लोगों को करके दिखाया है कि ए और बी की वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी है। अब बी सबसेट है ए का मतलब ये कि बी के पास ए का कुछ हिस्सा है। ठीक है, बी ने हिस्सा लिया है ए से, 1 और 2 बी ने ए से लिया है। ठीक है, बी सबसेट है ए का, ट्रू है ये। तो अब हम कह सकते हैं कि हाँ भाई अगर बी सबसेट है ए का तो ए इंटरसेक्ट बी भी जब हम लेंगे, जब हम ए और इंटरसेक्ट बी करेंगे तो मुझे बताओ 1 और 2 ही आएगा, जो कि हम कह सकते हैं कि इक्वल टू है बी के। ठीक है, जो कि इक्वल है बी के। नेक्स्ट हम करते हैं यूनियन विद कॉम्प्लीमेंट। यूनियन विद कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि इफ़ ए इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी देयर यूनियन इज़ द यूनिवर्सल सेट। वो कह रहा है यहाँ पे कि अगर तो आपका ए है वो इक्वल है बी के कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे कोई ऐसी वैल्यू हो आपके पास, ए ना आपको कहा जाए कि ए इक्वल है बी कॉम्प्लीमेंट के, और बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आपको दी हुई है 3। ठीक है, 3 गिवन है। अब इसका मतलब है कि ए है हमारा 3। ठीक है, अब वो आपको ये कह रहे हैं कि इफ़ ए इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, बिल्कुल देयर यूनियन इज़ द यूनिवर्सल सेट। देयर यूनियन इज़ द यूनिवर्सल सेट। देयर यूनियन इज़ द यूनिवर्सल सेट। ये प्रूव करना है आपने। अब मुझे बताओ ए की क्या वैल्यू है? ए की वैल्यू है जी 3। ठीक है, इसका यूनियन, और बी की वैल्यू हमारे पास गिवन होगी। बी की वैल्यू 2 3 होगी यकीनन। 1 और 2 है, 1 और 2 है, यस, क्योंकि 3 हमारे पास ए के इक्वल है। 1 और 2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यूनिवर्सल सेट नहीं बन जाएगा ये 1 2 और 3। और यूनिवर्सल सेट हमेशा याद रखना पेपर में गिवन होता है। यूनिवर्सल सेट हमेशा गिवन होता है। ये देखो यूनिवर्सल सेट 1 2 3 है। उसने आपको कह दिया कि आपको, आपने खुद ये चीज़ का अंदाज़ा लगाना है। आपको अगर ऐसा कहा जाए, एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को कहा जाए कि आप ये बताओ यूनिवर्सल सेट गिवन है आपके पास ए की वैल्यू नहीं गिवन, आपके पास बी की वैल्यू गिवन है एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, आपके पास बी की वैल्यू गिवन है। बी की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है? बी की वैल्यू हमारे पास है 1 और 2। इसी तरह यूनिवर्सल सेट है हमारा 1 2 एंड 3। अब मुझे बताओ जब आप इसमें से करोगे, इसको कॉम्प्लीमेंट लोगे, बी का कॉम्प्लीमेंट लोगे, इसका मैंने आपको मतलब बता दिया कि आपने यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना होता है, इसको डिफरेंस निकालना होता है बी का। जब आप ये करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 3, क्योंकि जो 3 है दैट इज़ नॉट इन बी, सो आपको मिलेगा 3। ठीक है, सो आपका बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 3 के इक्वल। अब वो कह रहा है कि अगर ये केस है, अब आपके पास ए की वैल्यू इक्वल नहीं है, तो आप कह सकते हो कि ए आपका इक्वल है बी के कॉम्प्लीमेंट के।
और जब आपका ए इक्वल है बी के कॉम्प्लीमेंट के, तो इसका मतलब यही होगा कि आप ए यूनियन बी जब करोगे तो वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल वैल्यू देगा। ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी 3, और बी की वैल्यू हमारे पास थी 1 एंड 2। इसका जब मैं यूनियन लूँगा तो मेरे पास आएगा 1 2 एंड 3 विच इज़ अवर यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये चीज़ प्रूव हो गई। आई होप दिस क्लियर्स आउट। दिस वाज ऑल योर 2.2 एक्सरसाइज के मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, और ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप लोगों के बोर्ड की जो बुक है उसको देख के मैंने बनाए हैं। मैंने आप लोगों की बुक के अंदर से नहीं निकाले, क्योंकि थ्योरी के अंदर इतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं ही नहीं। आप लोग पढ़ सकते हो या आप लोग देख सकते हो, इसीलिए मैं आप लोगों को एक एक की एग्जांपल के साथ अलग अलग करवा रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें आप लोगों की बुक में इतनी डिटेल से मेंशन है नहीं, और किसी भी की बुक में भी आप लोग देख लोगे इस तरह आसान अल्फाजों में नहीं बताया होता, बहुत कॉम्प्लिकेट करके बताया होता है। अब आप लोगों के लिए ये एक चीट शीट मैंने तैयार की हुई है एक्सरसाइज 2.2 की, जिसमें तमाम चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें पिछले वाले भी इस्तेमाल इसमें हो रही थी जो हमने पीछे 2.1 में कॉन्सेप्ट पढ़े थे, तो वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं इन डिटेल, आप लोग देख सकते हो विद एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो ये पूरी चीट शीट भी आप लोगों के लिए बना दी गई है, और आप लोगों के लिए क्विज भी तैयार कर दी गई है विद आप लोगों के शॉर्ट एक्सप्लेनेशंस। ठीक है, सो ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, और वहाँ पे आप लोगों को बहुत हमारा प्रोवाइड कर देगा ये। मेक श्योर यू गाइस सब्सक्राइब टू द चैनल, स्टे ट्यून, लाइक कर देना और कमेंट लाजमी करना, क्योंकि मुझे मोटिवेशन आप लोगों की मिलती रहती है उससे। मैं जब कमेंट्स देखता हूँ फर्दर, इट गिव्स मी मोटिवेशन टू पुश इवन फर्दर फॉर यू ऑल। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो। मेक श्योर यू ऑल सब्सक्राइब, एंड आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन गाइस। गुड बाय।